Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हमने एंड किया था। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया का पोर्ट सेक्टर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर वधावन पोर्ट। कौन से पोर्ट के लिए? वधावन पोर्ट के लिए महाराष्ट्र के पालघर में। वधावन पोर्ट क्या है? धानु टाउन में है, पालघर डिस्ट्रिक्ट में इन महाराष्ट्र। इट विल बी एस्टैब्लिश्ड एज द 13th मेजर पोर्ट इन द कंट्री। इट विल बी द कंट्रीज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। कंट्री का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट होगा एंड वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट्स। द पोर्ट विल बी डेवलप्ड बेस्ड ऑन लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल। कौन से मॉडल पे? लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल पे। इसमें क्या होता है? प्राइवेट प्लेयर्स टेक ओवर द ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स वेल द पोर्ट अथॉरिटी एक्ट्स एज द रेगुलेटर एंड लैंडलॉर्ड। तो जो जनरल काम है मेंटेनेंस और सब ऑपरेट करने का ऑपरेशनल पार्ट वो प्राइवेट सेक्टर करता है और जो पोर्ट अथॉरिटी है वो लैंडलॉर्ड और रेगुलेटर का काम करती है। फिर इंडिया के पोर्ट सेक्टर के बारे में देखते हैं। तो इंडियन मैरीटाइम सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 95% ऑफ इंडियाज ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू। 95% बाय वॉल्यूम और 70% बाय वैल्यू, ये ध्यान रखना। फिर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का रैंक 22nd है इन द इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी विद अ टर्न अराउंड टाइम ऑफ 0.9 डेज। कितना है? 0.9 डेज। इंडिया हैज़ 12 मेजर पोर्ट, 13th वधावन है और 14th गैलेथिया है एंड 200+ नॉन मेजर पोर्ट्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज कंट्रोलिंग मेजर पोर्ट्स। तो मेजर पोर्ट्स को कंट्रोल कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट है कोलकाता का, नाउ रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इट इज़ द ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट इन इंडिया। मुंबई पोर्ट है, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है और हार्बर है इंडिया में। फिर कामराजार पोर्ट है और एन्नोर पोर्ट इन तमिलनाडु इज़ द ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। कौन सा पोर्ट? कामराजार पोर्ट या एन्नोर पोर्ट। अब ये मैप देखना, यहाँ पे पोर्ट देख लेते हैं अपन कौन कौन से हैं। तो कांडला है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, जेएनपीटी है, वधावन है। फिर मार्मागांव है गोवा में, फिर मैंगलुरु में है, कोच्चि में है, ट्यूटिकोरिन में वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट है, एन्नोर में कामराजार पोर्ट है, फिर चेन्नई है, फिर विशाखापट्टनम है, पारादीप है और कोलकाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है। फिर मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट के बारे में डिफरेंस देखते हैं। तो मेजर पोर्ट आर एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और जो माइनर पोर्ट है स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ एक्ट 2021 से गवर्न है और ये वाले इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 से। फिर मेजर पोर्ट रन बाय रिस्पेक्टिव पोर्ट अथॉरिटीज़ एज लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल और ये जो होते हैं माइनर वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट मैरीटाइम बोर्ड गवर्न करते हैं। मेजर पोर्ट में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है अलाउड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट सच एज थ्रू कंसेशनायर एग्रीमेंट। एसेट इज हैंडेड ओवर टू पोर्ट अथॉरिटी आफ्टर कंसेशन पीरियड इज ओवर। और इसमें क्या होता है? स्टेट मैरीटाइम बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट एंटर्स इनटू अ कंसेशनायर एग्रीमेंट विद द प्राइवेट ऑपरेटर टू डेवलप एंड ऑपरेट द माइनर पोर्ट इन पीपीपी। अब इनिशिएटिव्स क्या के लिए गए हैं पोर्ट सेक्टर के लिए इंडिया में? तो सागरमाला प्रोग्राम है, मैरीटाइम अमृतकाल विजन है 2047 का, नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल है मरीन वाला जिसमें कनेक्टिंग स्टेक होल्डर्स इन द लॉजिस्टिक्स सेक्टर। फिर सागर मंथन है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, रियल टाइम परफॉर्मेंस जानने के लिए डैशबोर्ड है। सागर सेतु है, एक मोबाइल ऐप दैट एनहांसेस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम पोर्ट ऑपरेशंस, मॉनिटरिंग एंड एसेस टू वेसल्स, कार्गो, कंटेनर, फाइनेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी डाटा। ठीक है। अदर की डेवलपमेंट्स क्या है पोर्ट सेक्टर से रिलेटेड? तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रिसेंटली अ न्यू पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग डेवलप्ड बाय लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड इन पेट्रापोल वेस्ट बंगाल। कहाँ पे? पेट्रापोल में।
लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शंस रिलेटेड टू लैंड पोर्ट ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब लैंड पोर्ट होते क्या हैं ये देखते हैं। तो लैंड पोर्ट्स आर एरियाज ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स नोटिफाइड एज लैंड कस्टम स्टेशंस और इमिग्रेशन चेक पोस्ट्स विच फैसिलिटेट्स फॉर क्लियरेंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स। तो क्या होता है, ये बॉर्डर में होते हैं, मतलब लैंड बॉर्डर पे, रोड बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे क्लियरेंस और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स के लिए यूज़ होते हैं। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट्स। ठीक है, ये सिंगल कॉम्प्लेक्स है दैट हाउसेज ऑल रेगुलेटरी एजेंसीज फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स while also addressing security concerns। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट, मार्मागांव पोर्ट अथॉरिटी। मार्मागांव पोर्ट अथॉरिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एज एन इंसेंटिव प्रोवाइडर ऑन द इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म। इंसेंटिव देता है। मार्मागांव पोर्ट कहाँ है? गोवा में है। इंडियाज़ फर्स्ट पोर्ट टू इंट्रोड्यूस ग्रीन शिप इंसेंटिव्स, हरित श्रेय स्कीम थ्रू ESI। हरित श्रेय स्कीम में क्या होता है? इंसेंटिवाइज शिप्स फ्रॉम फेवरेबल ESI स्कोर्स एंड इट एम्स टूवर्ड्स डीकार्बनाइजेशन एंड ग्रीन शिपिंग। तो डीकार्बनाइजेशन और ग्रीन शिपिंग के लिए है। इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म क्या है? ये पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट एंड हार्बर के द्वारा सिंस 2011। इट आइडेंटिफाइज शिप्स दैट परफॉर्म बेटर इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशंस देन रिक्वायर्ड बाय करंट एमिशन स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर ड्राई पोर्ट्स की बात करते हैं। रिसेंटली बिहार्स फर्स्ट ड्राई पोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड नियर पटना। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट्स क्या है? ये इनलैंड पोर्ट है। इट इज़ एन इनलैंड टर्मिनल दैट इज़ मेंट टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू अ सी पोर्ट बाय रेल और रोड। तो सी पोर्ट को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है रेल और रोड के थ्रू, इनलैंड पोर्ट है। इट इंक्लूड्स इनलैंड कंटेनर डिपोज, कंटेनर फीड स्टेशंस एंड एयर फीड्स। बेनिफिट्स क्या है? प्रोवाइड अ मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव गेटवे to international trade for landlocked states or regions, reduces pressure on coastal ports। अब आते हैं हम कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की तरफ। तो वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने रिलीज़ किया है कॉर्पोरेट पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। 9 of the Indian ports have found their position among top 100 global ports in CPPI in 2023। टॉप रैंक्ड कंटेनर पोर्ट इन CPPI 2023 इज चाइना का यांगशान पोर्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन रेलवे की सेफ्टी के बारे में। रिसेंटली सेवरल एक्सीडेंट्स ऑफ ट्रेन डीरेलमेंट कोलिजन इन द लास्ट 6 months रेस्ड कंसर्न ओवर रेलवे सेफ्टी। देयर इज़ अ स्टीप डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स। लास्ट 5 year में 75 ऑफ द रेलवे एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व डीरेलमेंट। अब स्टेप्स क्या क्या लिए हैं हमने रेलवे सेफ्टी के लिए? तो राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष बना है 2017-18 में ₹1 लाख करोड़ का 5 साल का फंड है। फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ LHB कोचेस। कवच सिस्टम आ गया है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए या ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। अब कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी पढ़ते हैं, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अर्लियर इट वॉज अ रेलवे इंस्पेक्टोरेट, इट वॉज री डेजिग्नेटेड एज द कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी इन 1961। ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। ये मैटर्स डील करता है सेफ्टी ऑफ रेल ट्रैवल एंड ऑपरेशंस, हैज स्टैट्यूटरी फंक्शंस, इंस्पेक्टोरियल, इन्वेस्टिगेटरी एंड एडवाइजरी अंडर रेलवे एक्ट 1989 और इन्वेस्टिगेट करता है सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट्स को। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NABFID। सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 नोटिफाइड NABFID एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किसके जैसे? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये इंस्टीट्यूशन होते क्या है? ओनली इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल और स्टेट एक्ट और हुज एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जिसका 51% पेड अप कैपिटल कौन होल्ड करता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कैन बी नोटिफाइड एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये स्टैब्लिश किया था एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021। ऑब्जेक्टिव क्या है? सपोर्ट करना है डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव मार्केट। रेगुलेशन क्या है? NABFID shall be regulated and supervised by RBI as in all India financial institution under section 45L and 45N of RBI Act। ओनरशिप है, एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज करेंटली हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन होल्ड करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के शेयर्स को। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज सर्विसेज। तो सर्विसेज में है ई कॉमर्स।
India's e-commerce market is expected to grow $325 billion by 2030 as per Invest India. हमने e-commerce का क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब ई-कॉमर्स का करेंट स्टेटस क्या है? इन 2022 सेक्टर वाज वर्थ $70 बिलियन एंड मेक्स अबाउट 7% ऑफ इंडियाज टोटल रिटेल मार्केट। की ई-कॉमर्स मॉडल्स कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है। एक है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, एक है मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में क्या होता है? इन इट इन्वेंट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ओन्ड बाय एन ई कॉमर्स एंटिटी एंड इज सोल्ड टू द कंज्यूमर्स डायरेक्टली। इन इंडिया FDI is not permitted in this model to protect India's unrecognized retail sector, not capable of offering big discounts. तो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि जो इन्वेंट्री है ना गुड्स एंड सर्विसेज की, वो ई कॉमर्स एंटिटी मेंटेन करती है और FDI परमिटेड नहीं है इसमें। मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल में क्या है? इट इज़ एन ई कॉमर्स एंटिटी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट और एक्ट एज फैसिलिटेटर। तो ये फैसिलिटेटर के जैसे एक्ट करती है, जैसे अमेजन। इसमें 100% FDI अलाउड है ऑटोमेटिक रूट में। फिर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए? तो ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है ONDC, जो शॉपर्स, प्लेटफॉर्म्स और रिटेलर्स को कनेक्ट करता है। अदर्स में क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स है 2020 के, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस पॉलिसी है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है 2022 की, और इंडिया स्टैक है। अब रिलेटेड न्यूज़ में बॉक्स में जो लिखा हुआ है वो देखते हैं। इंडिया ने अबॉलिश कर दी है 2% इक्वलाइजेशन लेवी को, अफेक्टिंग नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स कंपनीज। अब इक्वलाइजेशन लेवी क्या थी? ये 2016 में इंट्रोड्यूस की गई थी, इनिशियली अप्लाइड टू ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स एंड रिलेटेड पेमेंट्स फॉर यूटिलाइजिंग डिजिटल एड स्पेस। सेट एट 6% रेट फॉर नॉन रेसिडेंट्स विदाउट अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। लेकिन 2020 में क्या हुआ? इसके स्कोप को एक्सटेंड कर दिया गया टू कवर ई कॉमर्स सप्लाईज और सर्विसेज टू इंडियन रेसिडेंट्स बाय नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, और लेवी को सेट किया था 2% पे। पर्पस क्या था? टू इंश्योर फेयर कंपटीशन, रीजनेबलनेस एंड एक्सरसाइज द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स टू टैक्स बिजनेस। तो अभी इसको अबॉलिश कर दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ONDC awarded Gold Award under the category of Application of Emerging Technologies for providing citizen-centric services in National Award for E-Governance by DARPG। तो इसको गोल्ड अवार्ड मिला है ONDC को। ONDC क्या है? सेक्शन 8 कंपनी है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अंडर द इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसका एम क्या है? इंक्रीज करना ई कॉमर्स पेनिट्रेशन को इन द कंट्री। इसके फाउंडिंग मेंबर है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी। ये नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल है यूजिंग ओपन स्पेसिफिकेशंस एंड ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। अब नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल क्या होता है? फोकसेस ऑन इंटरकनेक्टेड यूजर्स और सिस्टम्स वर्किंग टुगेदर, ऑफन डिसेंट्रलाइज्ड। उसी के अपोजिट में होता है प्लेटफॉर्म सेंट्रिक, कि एक प्लेटफॉर्म पे यूजर्स और प्रोवाइडर्स इंटरैक्ट करते हैं, जैसे एग्जाम्पल अमेजन, उबर, फेसबुक, ठीक है। रिलेटेड न्यूज़ में क्या है? सारथी ऐप। ONDC ने भाषिनी के साथ अलॉन्ग विद भाषिनी हैव लॉन्च्ड सारथी रेफरेंस ऐप, जिससे ई कॉमर्स और इंक्लूसिव हो सके। तो भाषिनी क्या है? अंडर नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन एम्स टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विसेज इन 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस। तो सारथी ऐप में क्या होता है? असिस्ट करता है बिजनेसेस को इन क्रिएटिंग बायर ऐप्स विथ मल्टीलिंगुअल सपोर्ट्स लाइक रियल टाइम ट्रांसलेशन, वॉइस रिकॉग्निशन। इनिशियली ये कुछ लैंग्वेजेस में और था, और धीरे से 22 लैंग्वेजेस में होने वाला है। नेक्स्ट है एंटी ट्रस्ट लॉज। रिसेंटली द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंड दैट अमेजन एंड फ्लिपकार्ट वायलेटेड लोकल एंटी ट्रस्ट लॉज by offering exclusive launches, favoring select sellers and prioritizing certain listings। अब एंटी ट्रस्ट फ्रेमवर्क होता क्या है कंसर्निंग ई कॉमर्स इन इंडिया? तो एक कॉम्पिटिशन एक्ट है 2002 में, जो 2023 में अमेंड हुआ है। एम्स एट फॉस्टरिंग कॉम्पिटिशन, प्रोटेक्टिंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, abuse of dominant position and regulates combinations। उसी में एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020, places liabilities on e-commerce entities to maintain a level playing field, not to promote the sale of any produce, not use deceptive practices to influence consumer decisions। ठीक है। फिर restrictions on operation of e-commerce entities in India, restrictions on exclusive selling, no seller can sell its products exclusively on any marketplace platform and that all vendors on e-commerce platform should be provided services in fair and non-discriminatory manner। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक प्लेटफॉर्म पे बेचोगे और कोई भी एक प्लेटफॉर्म सिर्फ आपको ही डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा, वो हर चीज़ों को इक्वली होना चाहिए फेयर मैनर में।
Restrictions on purchases by vendors. Any vendor who purchases 25% or more of its inventory from an e-commerce group company will be considered to be controlled by that e-commerce company. कोई भी वेंडर जो 25% ऑफ इट्स इन्वेंट्री उससे खरीदता है उससे ज़्यादा, तो वो उस कंपनी के द्वारा प्रमोटेड होगा, ये माना जाएगा. एंड देयर बाय डी बार्ड फ्रॉम सेलिंग ऑन इट्स पोर्टल, तो उसको उसमें बेचने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा. अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं. तो कंपटीशन एक्ट 2002 से बनी थी. चेयरपर्सन और 6 मेंबर होते हैं अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका काम क्या है? प्रिवेंटिंग प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, प्रमोटिंग एंड सस्टेनिंग कंपटीशन इन मार्केट्स, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स इंटरेस्ट्स एंड इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ ट्रेड. ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा. फिर अपन देखेंगे माइनिंग, एनर्जी और इंडस्ट्री के बारे में. तो कोल सेक्टर के बारे में हम देखेंगे. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल अनवील्ड एन इनिशिएटिव टू रिवोल्यूशनाइज कोल माइनिंग बाय एंगेजिंग global mining developers cum operators for major coal mine projects under Coal India Limited. तो इंडिया के कोल सेक्टर के बारे में देख लेते हैं. बेसिकली सबसे पहले तो प्रोडक्शन देखेंगे. तो प्रोडक्शन इंडिया में कितना है? सरपास्ड 1 बिलियन टन. कितना? 1 बिलियन टन सरपास हो गया है कोल एंड लिग्नाइट का इन 2023. जियोलॉजिकल रिजर्व्स हमारे पास 4th लार्जेस्ट रिजर्व्स है ग्लोबली. कंजम्पशन 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है हम कोल के. इम्पोर्ट बात करें तो हम 2nd लार्जेस्ट हैं इन कोल इम्पोर्ट्स. फिर पावर जनरेशन हम कोल और लिग्नाइट से करते हैं मोर देन 50% एज पर 2023. परसिस्टेंट इश्यूज और चैलेंजेस क्या है कोल सेक्टर के? हमने इसका जो इशू वाला पार्ट है ना एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट में, ये हमने एनवायरनमेंट की PT 365 में देखा है. हाई इम्पोर्ट डिपेंडेंस है. इट इज़ मेनली बिकॉज देयर इज़ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ हाई ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कोल इन इंडिया. दिस टाइप ऑफ कोल हैज़ लो ऐश एंड सल्फर कंटेंट. क्या है? लो ऐश और सल्फर कंटेंट है. Sectors like iron and steel are major importers of coking coal. Coking coal produced in the country has ash between 28 to 42%. On the other hand, ash percentage in imported coking coal is less than 10%. Dominance of Coal India Limited. तो Coal India Limited जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो ही डोमिनेट कर रही है 80% ऑफ द कंट्रीज इंडिजीनियस कोल प्रोडक्शन और सप्लाई को. अब इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं कोल सेक्टर में विच एनहांस्ड प्रोडक्शन? कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2015. ये हुआ है कि ऑक्शन ऑफ कोल माइंस फॉर कमर्शियल माइनिंग बाय प्राइवेट एंटिटीज़ को परमिट किया है. फिर MMDR एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021. इसने अलाउ किया है कंपोजिट प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज. कि यदि आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो वहीं पे और वहीं पे आपको कोल मिल गया तो आप माइनिंग का लीज भी आपको मिल जाएगा स्पेसिफिकली फॉर कोल. 100% FDI अलाउ हुआ है कोल माइनिंग में अंडर ऑटोमेटिक रूट और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रोच वेयर प्राइवेट एंटिटी शेयर्स इट्स रेवेन्यू विद द गवर्नमेंट. इन कंट्रास्ट प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था? प्रॉफिट शेयर होता था. रेवेन्यू शेयरिंग में रेवेन्यू शेयर होगा. ठीक है, अभी हम उसी मॉडल पे चल रहे हैं. फिर जो नई पॉलिसी आई है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, उसने स्टार्ट किया था रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को पुराने वाले प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को हटा के. ठीक है, फिर अब कोल रिजर्व्स देखना है इंडिया में कि कहाँ कहाँ कोल रिजर्व्स है. तो यहाँ पे मैप में देखो जो रेड कलर का बना हुआ है ऊपर एंथ्रासाइट के लिए वो जम्मू कश्मीर में है. ठीक है, एंथ्रासाइट सिर्फ वहीं मिलता है, कालाकोट करके एक जगह है. ठीक है, फिर लिग्नाइट देखते हैं. तो लिग्नाइट तमिलनाडु में मिलता है, राजस्थान में मिलता है और गुजरात में मिलता है और थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर में है. बाकी सब जगह आपको बिटुमिनस मिलेगा. ठीक है, अलग अलग स्टेट में. कोल क्या है? एक रेडिली कंबस्टिबल. कोल इज़ अ रेडिली कंबस्टिबल ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक प्रीडोमिनेंटली मेड ऑफ कार्बन. तो किससे बना होता है? कार्बन से. प्रीकर्सर टू कोल क्या है? पीट. मतलब पहले पीट बना था. पीट इज़ अ सॉफ्ट ऑर्गेनिक मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ पार्टली डिकेड प्लांट एंड मिनरल मैटर. तो पार्टली डिकम्पोजिशन हुआ है इसका. अब टाइप ऑफ कोल कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट. फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ ऑफशोर मिनरल्स इन इंडिया. तो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम द ऑफशोर एरियाज एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज रूल्स 2024 अंडर ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स फ्रेम किए हैं इसके अंडर. अब ऑफशोर मिनरल्स इन इंडिया की बात करते हैं तो ऑफशोर माइनिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग मिनरल डिपॉजिट्स फ्रॉम डीप सी बेड एट अ डेप्थ ऑफ मोर देन 200 मीटर्स. कितना? 200 मीटर्स की डेप्थ है. एक्सटेंड क्या है? इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ ओवर 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होल्ड सिग्निफिकेंट रिकवरेबल ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेज. मिनरल डिपॉजिट कौन कौन से मिलेंगे? गोल्ड, डायमंड, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, मैंगनीज एंड रेयर अर्थ मिनरल्स. ठीक है, रिजर्व्स कहाँ कहाँ हैं? तो लाइम बेड विथ EEZ ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र कोस्ट एंड कंस्ट्रक्शन ग्रेड सैंड ऑफ द केरला कोस्ट. फिर हैवी मिनरल प्लेसर्स हैं इनर सेल्फ में, ओडिशा में, आंध्रा में, केरला में, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में.
फिर फॉस्फोराइट है ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन में, और पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं और अंडमान सी और लक्षद्वीप सी में। ठीक है, फिर हम देखते हैं ऑफशोर एरियाज एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज रूल्स 2024। एप्लीकेबिलिटी है ऑल मिनरल्स पे लगेगा एक्सेप्ट मिनरल ऑयल्स, हाइड्रोकार्बन एंड मिनरल स्पेसिफाइड इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू MMDR एक्ट। डेफिनेशन क्या है? रूल्स आउट द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ UN फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन एंड कमिटी फॉर मिनरल रिजर्व्स इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स टेम्पलेट फॉर एक्सप्लोरेशन स्टेजेस एंड फिजिबिलिटी स्टडीज़। अब एक्सप्लोरेशन स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं? रूल्स मैंडेट रिगरस एक्सप्लोरेशन स्टैंडर्ड्स फॉर एक्यूरेट असेसमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेज। जियोलॉजिकल स्टडी होगी और स्पेसिफिक एक्सप्लोरेशन नॉर्म्स हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दैट कैन बी माइंड फ्रॉम सी बेड कौन कौन से? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड्स और कोबाल्ट रिच फेरोमैंगनीज क्रस्ट्स, ये अपन माइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आया अपना ऑफशोर मिनरल्स इन इंडिया के अंदर। अब नेक्स्ट सेक्टर है स्टील सेक्टर। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ 500 मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन बाय 2034। ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट है। कितना किया है? 500 मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन। अब स्टील सेक्टर इन इंडिया की बात करते हैं तो स्टील है वो एलॉय है आयरन और कार्बन का, कंटेनिंग लेस देन 2% ऑफ कार्बन एंड 1% मैंगनीज एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। जब हायर कार्बन कंटेंट होता है तो उसको कास्ट आयरन बोलते हैं। स्टील प्रोडक्शन इज हाईली रिलायंट ऑन कोल यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम आयरन ओर। तो क्या है, कोल यूज़ करते हैं आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एंड प्रोवाइड कार्बन कंटेंट नीडेड इन स्टील। अब स्टील सेक्टर इन इंडिया की बात करते हैं तो हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं स्टील के, प्रोड्यूसिंग 7% ऑफ द टोटल क्रूड स्टील प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड। कंजम्पशन हम थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं, हमारा 97.7 kg पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन है आफ्टर USA एंड चाइना। 2% ऑफ इंडियाज़ GDP को कंट्रीब्यूट करता है और ट्रेड में फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया वाज अ नेट स्टील इम्पोर्टर, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब मेजर चैलेंजेस क्या हैं स्टील सेक्टर के लिए इंडिया में? लैक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया से। लो पर कैपिटा कंजम्पशन अभी हमने देखा 97.7 kg एज अगेंस्ट US एंड चाइना। अप्रॉक्स एक्सट्रीमली एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, लार्जेस्ट कार्बन एमिटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, लैक ऑफ कैपिटल है, स्टील डिमांड इज साइक्लिकल। ठीक है, इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं स्टील सेक्टर के लिए? नेशनल स्टील पॉलिसी, जिसमें एनविसेज किया गया है कि 300 मिलियन टन स्टील मेकिंग कैपेसिटी हो जाएगी 2030-31 तक, और जो 97 kg पर कैपिटा कंजम्पशन है ना उसको 160 करना है। फिर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है सपोर्टेड बाय PM गति शक्ति मास्टर प्लान, जो स्टील के यूजर्स को बढ़ाएगा। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है फॉर स्पेशलिटी स्टील। फिर मिशन पूर्वोदय है ईस्टर्न इंडिया में स्टील प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और रीवैम्ड स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसमें मॉनिटरिंग करी जा रही है स्टील इंपोर्ट्स की। ठीक है, अब ये मैप देखिएगा, यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे है। तो बोकारो में है, दुर्गापुर में है, बर्नपुर में है, राउरकेला में है, जमशेदपुर में है, भिलाई में है, गोपालपुर, विशाखापट्टनम, भद्रावती, विजयनगर, रत्नागिरी, न्यू मैंगलोर, सालेम। ठीक है, ये मेन इंडस्ट्रियल एरियाज़ है। अब रिलेटेड आर्टिकल में देखो, डीकार्बनाइजिंग द स्टील सेक्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज रिलीज्ड अ रिपोर्ट ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया, रोड मैप एंड एक्शन प्लान। तो ग्रीन स्टील होता क्या है पहले ये देखना है कि जिसमें कोई भी फॉसिल फ्यूल का यूज़ नहीं किया गया है उसको बनाने में। इंडिया स्टील इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर 12% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, क्योंकि इतना ज़्यादा एमिशन हो रहा है तो हमको इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बनना पड़ेगा। अब इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं डीकार्बनाइज करने के लिए स्टील सेक्टर को? पैट स्कीम इसमें चलती है, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। फिर स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी आई है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन की बात की गई है यूज़ करने की स्टील मेकिंग में। फिर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको स्टील सेक्टर के डीकार्बनाइजेशन के लिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बायो इकोनॉमी। इन द 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2024, यूनियन मिनिस्टर हाईलाइटेड द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विल बी बायो इकोनॉमी ड्रिवन। तो जो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रहेगा वो बायो इकोनॉमी ड्रिवन रहेगा। ग्लोबल बायो इंडिया इज अ स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव by Department of Biotechnology and its public sector unit, Biotechnology Industry Assistance Research Council, BIRAC। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बिराक के द्वारा। अब बायो इकोनॉमी होती क्या है? बायो इकोनॉमी इज नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, प्रोसेसेस एंड मेथड्स टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सस्टेनेबल मैनर टू ऑल इकोनॉमिक सेक्टर्स। तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करके आप गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हो। इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है बायो इंडस्ट्रियल, बायो फार्मा, बायो एग्रीकल्चर।
अब बायो इकोनॉमी का स्टेटस क्या है, ये $10 बिलियन ग्रो कर गई है 2014 से 130 बिलियन इन 2024। ये 4% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है और 12th रैंक है इंडिया का बायो मैन्युफैक्चरिंग में। सिग्निफिकेंस क्या है बायो इकोनॉमी का, रिड्यूस करती है रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, डिक्रीजेस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी। इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज़ क्या हैं इसको बूस्ट करने के लिए? बिराक प्लेज a crucial role in nurturing biotech innovation ecosystem in India. It has established various industry-focused schemes like Biotechnology Ignition Grant Scheme, BioNest, ये सब। फिर पॉलिसी मेजर्स है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, नेशनल बायोफार्मा मिशन, नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी। फिर बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है एज अ सिंगल गेटवे फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च। तो ये हमने देखा बायो इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे स्पेस इकोनॉमी। स्पेस इकोनॉमी से हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे और हम PYQs भी देखेंगे। तब तक आप लोग जो भी हमने पढ़ा है एक बार उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, जो अंडरलाइंड पॉइंट्स हैं उसको याद करने का ट्राई करिए। हमने काफ़ी सारा पोर्शन कवर कर लिया है, बस एक लास्ट वीडियो बचा है जिसमें इकोनॉमी की PT 365 भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।